हेलो चिल्ड्रन, हमने हिटलर का उदय और किस तरह से उसने लोकतंत्र को नष्ट किया, निरंकुश बना, ये सब कुछ पिछले वीडियो में देखा। अब हम लोग आते हैं 2.2 पेज नंबर 59 में पुनर्निर्माण पर, इस टॉपिक पर। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, अब वो निरंकुश शासक तो बन गया, लेकिन कुछ जो वायदा उसने किए थे उसे भी निभाना था। देश को पटरी पे लाना था अर्थव्यवस्था के हिसाब से, राजनीति, सामाजिकता, क्योंकि हर क्षेत्र में वो माने पिछड़ रहा था। तो हिटलर ने जो वायदे किए थे लोगों से, अब उसको कार्य रूप में लाने के लिए जो कुछ प्रयास किया पुनर्निर्माण के लिए, यानी वर्साई की संधि के बाद जर्मनी को कैसे उसने पटरी पर लाया। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार, याद रखिएगा उसके शासन में हॉलमार, ये उसका अर्थशास्त्री था जो आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगा। हॉलमार शाख्त उसका नाम था, हॉलमार शाख्त, उसको सौंपी। शाख्त ने इसी ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। तो हॉलमार शाख्त जब बना वित्त मंत्री, तो उसने सबसे पहले क्या किया, सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले जो गवर्नमेंट का जो पैसा है उससे, जो सरकारी नियम से जो योजनाएं जो चलती थी रोज़गार संवर्धन, मतलब रोज़गार दिलाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि युवाओं को वो सुरक्षित जीवन देगा और रोज़गार देगा। तो रोज़गार संवर्धन कार्यक्रम, जो रोज़गार पैदा करने वाले कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम या योजनाएं, उसके ज़रिए उसने 100% उत्पादन और 100% रोज़गार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। उसने ये काम किया कि अब इस योजना को थोड़ा सुधारा कि 100% उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, चाहे वो खेत में उत्पादन हो फसलों का, चाहे वो कारखानों में उत्पादन हो। तो 100% अगर वो करते हैं उत्पादन, तो उनको 100% रोजगार भी उपलब्ध होगा। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। इस तरह उस समय मशहूर था, प्रसिद्ध था कि जर्मन सुपर हाईवे है ना, सुपर हाईवे बनाया गया, और जनता की कार वॉक्सवैगन, ये इस परियोजना की देन थी। ये दो उपलब्धि थी किसकी, अर्थशास्त्री हॉलमार शाख्त की। अब आगे चलते विदेश नीति देखते हैं। ये तो आर्थिक नीति हमने देखी, अर्थव्यवस्था को देखा। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियाँ मिली, उसको तुरंत कुछ कामयाबी मिली, सफलताएं मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस, अब यहाँ मुझे एक थोड़ा आपको बताना पड़ेगा लीग ऑफ नेशंस क्या है। देखिए, लीग ऑफ नेशंस, मैंने प्रथम विश्व जब आपको बताया था तो बहुत ही भीषण स्थिति हो गई थी प्रथम विश्व के बाद, कि पूरा यूरोप दो गुट में बट गया था और दोनों गुट में घमासान युद्ध हुआ था। बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारी आर्थिक क्षति हुई, सामाजिक क्षति हुई। तो जब ये ख़त्म हुआ वॉर, प्रथम विश्व के बाद की बात कर रही हूँ मैं, यानी जो 1914 से 1918 तक चला था, ये तो आपको मालूम है। तो इस पीरियड के बाद 1919 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई। सभी देशों ने, चाहे वो मित्र राष्ट्र हों, चाहे वो केंद्रीय धुरी राष्ट्र हों, इन सभी लोगों ने, पूरे यूरोप ने मिलकर ये सोचा कि फिर कभी फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, ऐसा विश्व युद्ध, विनाशकारी युद्ध ना हो, इसके लिए हम एक संस्था बनाएंगे। और सब लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसे यहाँ पे क्या लिखा है, लीग ऑफ नेशंस लिखा है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र संघ। ठीक है, इसे राष्ट्र संघ बोला गया, जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस, यानी नेशन का लीग, बहुत सारे देशों का एक लीग, संघ है ना। राष्ट्र संघ माने बहुत सारे राष्ट्र हैं इसमें शामिल, उनका एक। अपने ही मित्र राष्ट्रों ने एक संघ बना लिया और ये कहा कि हम लोग नज़र रखेंगे कि फिर से भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे या कोई विश्व युद्ध ना हो, शांति। तो जब राष्ट्र संघ बना लिया गया, लीग ऑफ नेशंस, जिसको शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था ताकि अगला विश्व युद्ध ना हो, लेकिन हम देखते हैं बड़ी ही जल्दी दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, यानी राष्ट्र संघ फेल हो गया। उसने अपने वो नहीं कर पाया जो उसे करना था। तो लीग ऑफ नेशंस यही था, हमें ये बस ये समझाना था कि लीग ऑफ नेशंस क्या है, क्योंकि उसका जिक्र हुआ यहाँ जब हम लोग पढ़ रहे हैं
विदेश नीति, हिटलर की विदेश नीति जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लीग ऑफ नेशंस का नाम आया, इसलिए मैं आपको ये बता रही थी। तो विदेश नीति मोर्चे पर हिटलर को फ़ौरन बहुत सारी सफलताएं मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, मतलब लीग ऑफ नेशन से वो हट गया, या उसकी बातें ही हटना, मतलब कि अब उसकी बात नहीं मानेगा। जबकि लीग ऑफ नेशन सारे देशों का एक ऐसा संगठन था जो शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन वो इससे अलग हो गया। जर्मनी 1936 में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं मैंने कोई और देश कर सकता था, लेकिन हिटलर ने किया, क्योंकि हिटलर तानाशाह था। 1936 में याद होगा राइनलैंड आपको याद होगा, जब मैंने बताया था वर्साई की संधि में राइनलैंड जो उसका खनिज वाला एरिया था जर्मनी का, और इस पूरे को फ्रांस को दे दिया गया था। तो राइनलैंड पे फ्रांस का कब्जा था। यही सबसे ज़्यादा खटक रहा था हिटलर को कि मुझे इसे वापस लेना है, क्योंकि ये मेरा प्रदेश है, और उसकी सारी खनिज संपदा वहाँ थी। तो 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया, है ना। तो पहले अगर वो लीग ऑफ नेशंस में रहता, सदस्य बना रहता या उसकी बातों को मानता, तो फिर वो ये काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सबसे पहले उससे अपने को कट ऑफ किया, और उसके बाद राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसकी? हिटलर की। ये उसकी विदेश नीति की पहली सफलता थी। और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसलिए इस तरह आप देख सकते हो कि उसने कितनी जल्दी कितनी सफलताएं फिर से वापस पाई। यानी उसने जो वादा किया था उसमें बहुत कुछ सच्चाई भी थी, सब झूठी नहीं था। उसने फिर से जर्मनी की प्रतिष्ठा वापस दिलाना शुरू किया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया, ध्यान दीजिए, पहले राइनलैंड को मिलाया, उसके बाद उसने ऑस्ट्रिया को मिला लिया 1938 तक। अब उसने चेकोस्लोवाकिया, ये एक देश के कब्जे वाले जर्मन भाषी, जो जर्मन बोलने वाले सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया। सुडेटनलैंड यानी चेकोस्लोवाकिया एक देश है उसका पड़ोस में, और वहाँ जर्मन बोलने वाले सुडेटनलैंड प्रांत है जहाँ सब लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, उसको भी अपने में मिला लिया, क्योंकि उसे लगा ये भी मेरा प्रदेश है। और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही हड़प लिया। इतना ही नहीं, फिर अंत में तो पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। खामोश माने चुप, ऊपर से इंग्लैंड नहीं दिखा रहा था, जता रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो समर्थन दे रहा था। किसको? जर्मनी को या हिटलर को। क्यों? क्योंकि वो भी समझता था कि वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी ही नाइंसाफ़ी हुई है या धोखा हुआ है। इस तरह इंग्लैंड का समर्थन पाके मन ही मन हिटलर ने इतने बड़े बड़े काम किए। और आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ये लीग ऑफ नेशंस की स्थापना ही की गई थी कि फिर से ऐसा कोई राष्ट्र सर ना उठा सके कि दूसरा विश्व युद्ध हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिटलर ने इससे अपना पल्ला झाड़ कर, और जो बड़े बड़े अपने खोए हुए प्रदेशों को वर्साई की संधि में जिसे खो दिया था वापस पाने का यत्न करने लगा। इसका मतलब ही है, यहीं से दिखने लगा कि राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जबकि सारे बड़े राष्ट्र इसके संग में हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, हिटलर को कोई रोक नहीं पा रहा था, और हिटलर ये सब कुछ करता ही जा रहा था। इतना तानाशाह हो गया था। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी, घरेलू मैंने देश के अंदर और विदेशी मैंने देश के बाहर, दोनों मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों से या सफलताओं से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। मतलब सभी खुश हो गए जर्मनी के लोग कि उन्हें उनकी नियति पलटने वाली है, या जर्मनी फिर से पहले की तरह सर उठाकर जीने लायक बनेगा। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। उसके बाद उसने क्या किया, आप देख सकते हो, इस मैप को देख लीजिएगा, जहाँ हर कलर के मैप में यहाँ लिखा हुआ बृहत्तर जर्मनी की अधूरी शक्तियों को मदद देने वाले देश, जर्मन कब्जे वाले इलाके कौन कौन हैं, इटली और उसका इलाका कौन है, तटस्थ देश कौन है, ये सारी चीज़ मैप से देखना चाहिए। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। शाक्त याद होगा, उसका विदेश मंत्री ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हिटलर दो ही चीज़ों के बल पर बहुत आगे बढ़ रहा था, और वो था सेना, हथियार, पुलिस आदि के बल पे। तो शाक्त जो उसका विदेश मंत्री वित्त मंत्री था, उसने उसे सलाह दी कि इस पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। घाटे में तो चलेगा ही, क्योंकि एक तो प्रथम विश्व युद्ध में उसके बहुत सरकार पैसे का नुकसान हुआ, संपत्ति गई, और फिर वर्साई की संधि में सारे लोग कैप्चर कर लिए दूसरे देश, मित्र देश। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में ये शाक्त ने उसे हिदायत दी कि आप इन पर खर्च ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग घाटे में चल रहे हैं।
एज अ वित्त मंत्री वो उसने अच्छा ही किया था सलाह देकर, लेकिन नाथसी पार्टी या नाथसीवाद में कोई सलाह कोई किसी की नहीं मानता, वहाँ मन मर्जी चलती थी। लेकिन नाथसी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब इतना एहतियात कि बच बच के चलो या अर्थव्यवस्था को सुधारो। शाक्त को उनके पद से हटा दिया गया। उसकी इस सलाह से ही नाराज होकर हिटलर ने उसे हटा दिया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। अब हिटलर के सामने जब आया कि हम कैसे, मेरी अर्थनीति मैंने हम लोग तो खजाना बिल्कुल खाली है, तो उसने सोचा इसके लिए हम युद्ध का विकल्प चुना, यानी हम युद्ध करेंगे फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की तरह और वहाँ से लूटेंगे धन। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए इसलिए उसने क्या किया, साम्राज्यवादी भी अब बनने लगा। तानाशाह तो था ही, अब वो धीरे धीरे साम्राज्यवादी किसे कहते हैं मैंने कई बार बताया, जो अपने देश की सीमाओं से बाहर निकल के दूसरे देश की सीमाओं को कैप्चर करना चाहता है। और ऐसा इसने किया, हमें बताया चेकोस्लोवाकिया को उसने ऐसे ही हड़प लिया था और राष्ट्रसंघ जो था वो देखता रह गया, कुछ भी नहीं किया। तो उसकी शक्ति बढ़ती चली गई, उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। अब वो क्या किया, उसने अपने वित्त मंत्री को हटाया और खुद से अर्थनीति को सुधारने की चेष्टा की। और सुधारने के लिए उसके सामने क्या विकल्प था, क्या रास्ता था कि वो फिर से युद्ध लड़े। तो वो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए, मतलब अपने देश की सीमा जो यहाँ तक है उसको और आगे बढ़ाने लगा। और बढ़ाते हुए क्या सोच रहा था कि हम इसी से अपनी संपदा को बढ़ाएंगे, ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इस तरह वो दूसरे देशों को हड़प कर अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाह रहा था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये उसका बहुत बड़ा गलत कदम था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि वो बहुत साम्राज्यवादी भी हो गया था, बहुत लालची हो गया था, बहुत तानाशाही हो गया था और राष्ट्रसंघ का उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा था। ये सब देखते हुए उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि 1939 को वो पोलैंड एक दूसरा देश है, उस पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। अब इस घटना से फ्रांस भी उससे नाराज़ हो गया। बहुत दिन से वो लोग देख रहे थे कि ये कितना विस्तारवादी नीति अपना रहा है, और इंग्लैंड जो अंदर ही अंदर उसको सपोर्ट कर रहा था, अब वो भी इसके खिलाफ हो गया। यानी पोलैंड पर हमला करते ही फ्रांस और इंग्लैंड जो उसका समर्थक था वो भी उसके खिलाफ हो गया और इन दोनों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, पोलैंड को बचाने के लिए कौन कूद पड़ा, फ्रांस और इंग्लैंड। सितंबर 1940 में, अभी 39 के बाद 40 में, यानी एक साल के अंदर क्या हुआ, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अब अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इटली चारों तरफ देखने लगा कि मेरे को भी कोई देश मिले जो मेरे को सपोर्ट करे, क्योंकि इंग्लैंड तो फिर से वापस चला गया था उधर फ्रांस की तरफ या मित्र राष्ट्रों की तरफ। तो एक बार फिर से यूरोप दो गुटों में बंट गया, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की स्थिति थी। और इस खोज में जर्मनी को या हिटलर को कौन मिला, जो 1940 में उसे समझौता किया, उसको इटली मिला। पहले भी आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इटली और जर्मनी एक साथ थे, जापान भी था उसके साथ। तो इसने इटली और जापान के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय, यानी 3 देश हैं, जर्मनी इटली जापान, इसे त्रिपक्षीय बोलते हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए, संधि कर ली। यानी ये तीनों अब एक तरफ हो गए और मित्र राष्ट्र एक तरफ। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। अब यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी, अब जो लोग यूरोप का समर्थन जैसे कि जापान, जैसे कि इटली कर रहे थे, वहाँ नाज़ी पार्टी का ही समर्थन होने लगा और नाज़ी का सरकार, मैंने कहा कि कई बात होने लगी, यानी कठपुतली सरकार बैठ ही गई। यानी जो उसको नाज़ीवाद हिटलर बोले वही करना था, क्योंकि वो हिटलर का दोस्त बन गया। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। इस तरह वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया अपनी ताकत के बल पर। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। यानी अब उसका ध्यान था पूर्वी यूरोप, स्टर्न यूरोप को जीतने का। अब देखिए यहाँ पे कि पूर्वी यूरोप में कौन से देश हैं। अब देखिए यहाँ पे जर्मनी यहाँ है, ठीक है, जर्मनी यहाँ पे है यूरोप में। तो पूर्वी कौन हुआ, इस तरफ का हिस्सा, सॉरी, ये पश्चिम है, ये जर्मनी है, तो इधर पूर्व, यानी पोलैंड पे उसने तो आक्रमण कर ही दिया था। यूक्रेन है, लिथुआनिया है, बहुत सारे देश है, इधर के स्लोवाकिया है, रोमानिया है, इधर के देशों को उसने जीतने के बारे में अब सोचने लगा, वो सपने के देखने लगा। वो जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। मतलब वो चाहता था पहले वो सारे संसाधन या संपत्ति मेरे जो लूट चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध में वापस मिले और हमारी जनता को रहने का इंतज़ाम हो। जून 1941 में उसने सोवियत संघ माने रूस,
रूस को कहते थे। तो सोवियत संघ पर भी हमला कर दिया। देखिए उसकी हिम्मत, इतने बड़े देश सोवियत संघ पे 1941 में हमला कर दिया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इसे इतिहास में कहा जाता है हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी। अगर वो इतना बड़ा देश पर कैसे हिम्मत कर लिया, वो भी राष्ट्रसंघ के होते, मित्र राष्ट्रों के होते, उसने ये बेवकूफ़ी की, जबकि जान रहा था हम उससे जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि रूस बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश था। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा, अब जर्मन पश्चिमी मोर्चा देखिए, पश्चिमी मोर्चा इधर है, ये जर्मनी है, तो पश्चिम मोर्चा इधर। पश्चिम में सबसे बड़ा देश कौन है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, सब बड़े देश उसके पश्चिम में है, स्विट्ज़रलैंड है। तो उसका जो पश्चिमी मोर्चा था, उसकी इस बेवकूफ़ी के कारण ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी के चपेट में आ गया। मतलब पश्चिम के जितने देश थे उन्होंने, खासकर उसमें ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, वहाँ के वायु सैनिकों ने बमबारी कर दी। कहाँ पे? जर्मनी में। क्यों कर दी? क्योंकि उसने रूस पे अधिक अटैक किया था। जबकि पूर्वी मोर्चे पे सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। अब क्या हो गया, इधर इंग्लैंड फ्रांस है, वो उसको पश्चिमी मोर्चे पे हरा रहा है, और पूर्वी मोर्चे पे तो पूरा ये था, क्या कहते हैं, रशिया, रूस ही पूरा इधर था। रूस तो बहुत बड़ा देश था, वो भी इसको नाको चने चबवा रहा है। मतलब इस तरह से उसको दोनों तरफ से उस पर वार होने लगा, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली, अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था कि उसकी शक्ति को काबू में लाना ज़रूरी था। इस तरह उसकी जो बेवकूफ़ियाँ थी, उसके कारण वो दोनों तरफ से घिर गया। सोवियत के सेना को लाल सेना बोलते हैं, याद रखिएगा, ने स्टालिनग्राद एक स्टालिन वहाँ का नेता था, उसके नाम पे जर्मन सेना को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। अब सोवियत की जो लाल सेना थी, उसने जर्मनी को घुटने टेकने पे, मतलब झुकाने पे, उसको झुका दिया स्टालिनग्राद में। और इस तरह सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया, और अंत में वो बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस तरह जर्मनी सेना जो थी, यहाँ से इसको धकेलते हुए जर्मनी को धकेलते पीछे एकदम जर्मन देश के अंदर ले गई। क्योंकि वो कहाँ आ गया था, जर्मनी से बाहर निकल कर लालसावादी बन गया था हिटलर, और जर्मनी से बाहर रूस पर, पोलैंड पर कब्जा करने की सोच रहा था। लेकिन सोवियत सेना यानी रूस की जो लाल सेना थी, उसने उसे पीछे ढकेलते इतना पीछे कर दिया कि अब वो अपने देश के अंदर घुस गया, बर्लिन में। बर्लिन उसकी राजधानी थी जर्मनी की, और बर्लिन के बीचों बीच आ गया। इतना अंदर उसे ठेल दिया, किसने? हिटलर की सेना को रूस की लाल सेना ने इतना अंदर तक ढकेल दिया। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी मने 100 साल, और आधी सदी मने 50, तो 100 साल का आधा हुआ 50 साल। इस तरह अगले 50 सालों तक के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया गया। इस तरह अगले 50 सालों तक सोवियत वर्चस्व माने रूस का वर्चस्व छाया रहा। किसकी बेवकूफ़ी के कारण? हिटलर की। यानी पूरे यूरोप पर अब केवल रूस का कब्जा हो गया, क्योंकि रूस ने ही इतने सबसे बड़े हिटलर को, या शक्तिशाली निरंकुशवादी विस्तारवादी हिटलर को कंट्रोल किया था, रूस ने ही। और किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में। तो रूस इस तरह बहुत अपना साम्राज्य कायम कर लिया, और अगले 50 वर्षों तक पूरे यूरोप में, पूरे समूची पूर्वी यूरोप में रशिया का ही शासन नहीं, मतलब वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि रूस ने ही इस बढ़ते हुए हिटलर को दबाया या उसकी शक्ति को कम किया था। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका अभी तक इसमें इंटरफेयर नहीं किया है। ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, वो बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। ऐसा क्यों था? अगर क्वेश्चन आएगा अमेरिका क्यों बच रहा था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में उसे इतनी आर्थिक क्षति हुई थी कि वो नहीं चाहता था कि हमको फिर से इतनी आर्थिक समस्याएं पैदा हो, इसलिए वो लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। वो देख रहा था ये सारे घटनाक्रम जो यूरोप में हो रही थी, लेकिन वो अपने को अलग रखा। लेकिन जब लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था, कि जब देखा कि इतना कुछ हो गया, सारा देश इन्वॉल्व हो गया और उससे भी क्षति पहुंचने लगी, तो उसको भी इसमें शामिल होना ही पड़ा। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, है ना। ईस्ट में तो जापान और चीन तो है ही ईस्ट में, तो जापान अपनी शक्ति उधर फैला रहा था। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, उसने, यानी यहाँ जापान की बात हो रही है, जापान ने फ्रेंच माने फ्रांस, इंडो यानी इंडिया और चाइना पर कब्जा कर लिया। जापान इतना शक्तिशाली हो गया जर्मनी की तरह कि उसने फ्रेंच इंडो चाइना, फ्रांस, इंडिया उस समय हम लोग तो गुलाम थे, और चाइना जो चीन जापान के बगल में, इन तीनों पर कब्जा कर लिया था। और प्रशांत महासागर में वो अपनी शक्ति बहुत फैला लिया था। अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमला कर लिया था। अब जिस तरह की गलती जर्मनी ने की,
है ना, रूस पर हमला करके जिस तरह की गलती जर्मनी ने की, ठीक वैसी ही गलती जापान ने की। और आपको याद होगा कि रूस और जर्मनी और जापान ये लोग एक शक्ति थे, है ना। ये तीनों ने त्रिपक्षीय, हाँ यहाँ पे त्रिपक्षीय संधि की थी। आपको पता है कि इस बार ध्रुवीय राष्ट्र में थोड़ा सा अंतर हुआ था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैंने जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ाया तो आपको क्या बताया था, मित्र राष्ट्रों में तो वही सारे देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका बाद में। और ध्रुवीय राष्ट्रों में था जापान, इटली, जर्मनी, टर्की भी था, ठीक है ना। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय टर्की नहीं है, लेकिन त्रिपक्षीय तीनों शक्तियां हैं, जिसमें कि जापान, इटली और जर्मनी, इटली, जापान थे। तो जिस तरह जर्मनी रशिया पे अटैक किया, वैसे ही जापान भी अपनी सीमा में, मैंने पूर्वी हिस्से में, पूर्वी यूरोप में शक्ति बढ़ाने लगा। और उसने भी एक बेवकूफ़ी कर दी। उसने पहले फ्रेंच इंडो चाइना पे अधिकार किया, और उसके बाद प्रशांत महासागर है वहाँ पे, यहाँ पूरे पूरब तरफ जाइए तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर पर पूरा बहुत सारे अमेरिका के नौसैनिक ये थे, ठिकाने थे, है ना। समुद्र में ही होते हैं नौसैनिक ठिकाने। तो अमेरिका के नौसैनिक ठिकाने कहाँ पे थे, प्रशांत महासागर में। उस पर भी योजना बनाने लगा जापान उस कब्जा करने का। तो वहाँ यहाँ वो भी वही गलती कर रहा है, जिस तरह रूस पे अटैक करने का जर्मनी ने किया, वैसे ही अमेरिका के ठिकानों पर, नौसैनिक ठिकानों पर कब्जा करने की जापान ने सोची। अभी तक अमेरिका अपने आप को बचाए रखा था, लेकिन खुद उसी के नौसैनिक अड्डों पर जापान जब अटैक करने की कोशिश किया या प्रयास किया, तो अब अमेरिका को तो कूदना ही था अपनी नौसैनिक अड्डों को बचाने के लिए। तो हिटलर को समर्थन तो जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर, ये अमेरिकी ठिकाना था, याद रखिए, पर्ल हार्बर ये अमेरिकी ठिकाना था, जिस पर बमबारी का निशाना बनाया किसने, जापान ने। बहुत बड़ी यहाँ भी वो, इसलिए अब अमेरिका नहीं रह पाया अलग, और तृतीय विश्व युद्ध में वो भी कूद पड़ा, क्योंकि उसी के नौसैनिक अड्डों पे जापान ने बमबारी करनी शुरू की। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो इस तरह ये द्वितीय विश्व युद्ध में फिर एक बार पूरे यूरोप का एक साथ युद्ध हुआ। राष्ट्रसंघ देखता रह गया, कोई शांति व्यवस्था नहीं ला पाया, और जर्मनी और जापान की बेवकूफ़ी के चलते इस बार फिर जर्मनी की हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार हुई, और मई 1945 ईस्वी में ये युद्ध खत्म हुआ। मई 1945 में ख़त्म होने के साथ क्या हुआ कि हिटलर की पराजय हुई, और जापान का हिरोशिमा शहर है, जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, और जिसके चलते हिरोशिमा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। जो आज भी वहाँ के लोग, बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपंग पैदा होते हैं, इसी के कारण, परमाणु बम के कारण। उसमें नया परमाणु बम ईजाद हुआ था, आविष्कार हुआ था, और अमेरिका ने इसका प्रयोग सबसे पहले जापान के हिरोशिमा पे कर डाला। वो नहीं करता, लेकिन जापान ने उसको उकसाया। जापान ने ही उसके सैनिक ठिकानों पे, नौसैनिक ठिकानों पे आक्रमण करना शुरू किया, इसलिए अमेरिका ने भी उस पर कर दिया। यहाँ युद्ध का अंत तो हो गया, क्योंकि उन लोग की पराजय हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी, यानी सबसे पहले पेज, फ्रंट पेज पे जो हेलमुट और उसके पिता की कहानी थी, कि वो डरकर अपने घर से भाग गया था क्योंकि उसके पिता ने अपने आप को गोली मार ली थी। आपको याद होगा, फर्स्ट फ्रंट जो पहला पेज था, और उसको ये डर लग रहा था, घर में खाना खाने पे भी डर लगता था कि कहीं माँ मुझे भी ना मार दे जहर देकर। तो अब हम लोग इतना ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब वापस चलते हैं नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, मतलब नाज़ियों के पूरे क्रियाकलाप को देखने के लिए कि आखिर था क्या। तो यहाँ ये विश्व युद्ध खत्म हुआ, और आपने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार हुई। जिस प्रतिष्ठा को पाने के लिए हिटलर ने ये सब कुछ किया था, एक बार फिर से उसकी प्रतिष्ठा नीचे गिरी। आज यहाँ तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर नाज़ियों ने क्या क्राइम किया, उसके क्राइम को, उसके क्रियाकलापों के, उसने क्या क्या किया कि जिसके चलते वो इतना बदनाम पूरे वर्ल्ड में है। नाज़ियों के क्रियाकलाप अगले वीडियो में। ओके।